जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं फटाफट। जैसा कि मैं आपको बताया था कि जो ऑल वनडे एग्जाम वाला क्रैश कोर्स चल रहा है उसमें 2 पेपर सेट कराएंगे, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हम 3 टॉपिक कंटेंट में करा चुके हैं, तो उसी का प्रैक्टिस सेट है। 3 टॉपिक आपका पाषाण काल हमने देखा था, और हड़प्पा सभ्यता, और वैदिक सभ्यता, है ना। 3 टॉपिक देखा था। तो इन 3 टॉपिक से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पूछे गए हैं छोटे छोटे एग्जाम्स में, उनका जो है कि प्रैक्टिस सेट यहाँ पे चला रहे हैं। ये लास्ट है इसका, है ना। उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे इसका कंटेंट का क्लास। तो अब जो है कि क्या काम करेंगे, एक टॉपिक के साथ एक टॉपिक का प्रैक्टिस सेट साथ ही साथ 30 या 40 का जो है कि रखते रहेंगे, ताकि इतना दिक्कत ना हो, है ना। तो इसके बाद कंटेंट के साथ साथ क्वेश्चन साथ साथ ही कराते चलेंगे। जैसे मान लीजिए कि 1 घंटे की क्लास है या 1 घंटे 10 मिनट की क्लास बड़ी हो गई तो ठीक है, तो उसमें आपको 40 मिनट के आसपास, 45 मिनट के आसपास कंटेंट रहेगा। लास्ट के जो है कि 25-30 मिनट में आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा। तो इस तरीके से एक ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो बिना देर की आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। कल हमने 52 तक देखा था, 52 तक हमने जो है कि देखा था प्रैक्टिस सेट, है ना। उसके बाद आज जो है कि 53 से देखना है। तो फटाफट इसको स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही क्या है, प्रसिद्ध क्वेश्चन है ना। अब व्यवसाय में देखेंगे तो व्यवसाय में दो ही चीज, 3 चीजें आती है। एक तो कृषि आता है, दूसरा व्यापार आता है, तीसरा आपका देख लेंगे तो उद्योग धंधे आ जाते हैं। उद्योग धंधे भी मुख्य रूप से आपके व्यापार में ही शामिल हो जाता है ना। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैटेगरी बनाया जाए तो 2 ही होता है मुख्य रूप से। एक तो कृषि, जिसे हम अर्बन सॉरी रूरल जो है कि क्या बोलते हैं, प्रोफेशन बोलते हैं। और तो नेक्स्ट होता है आपका ट्रेड वगैरह, व्यापार वगैरह, उद्योग धंधे। इन सबको कंबाइंड करके हम क्या करते हैं, अर्बन जो है कि प्रोफेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला है व्यापार। व्यापार प्रोफेशन क्या था, व्यापार था। जबकि इसके बाद वैदिक काल में जो लोग आते हैं उनका जो है कि पशुपालन था, है ना। पशुपालन था, उसके बाद कृषि आता है फिर। चलिए आगे नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 2, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, क्या थे भैया? ठीक तो है, दिख रहा है? ओके ठीक है, कोई नहीं। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, एसएससी 2001 में पूछा गया है। ग्रामीण थे, शहरी थे, जनजातीय थे, यायावरी और खानाबदोश थे? तो शहरी थे। कौन थे? शहरी थे। ज्यादातर जो हड़प्पा सभ्यता में खोज हुई है वहां पे 7 बड़े महानगर निकल के आए हैं। 7 बड़े महानगर निकल के आए हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, है ना, लोथल, कालीबंगा, चौजोदड़ो, राखीगढ़ी। इस तरीके से देखते हैं तो 7 बड़े नगर, महानगर निकल के आते हैं। तो शहरीय सभ्यता है, बेसिकली क्या है, शहरीय सभ्यता है। कृषि के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा नहीं है कि कृषि के साक्ष्य नहीं मिले, लेकिन कम मिले हैं। अब कृषि के साक्ष्य चूंकि जो है कि बहुत ज्यादा टाइम तक स्टेबल नहीं रह सकते, है ना, नहीं रह सकते। तो अब वो 500 1000 साल बाद, 6000 साल बाद वो मिलेगा भी नहीं। कितने दिन चलेगा कृषि का साक्ष्य? तो जो मिला है वो बहुत छोटे पैमाने पे मिला है, लेकिन व्यापार का बड़े पैमाने पे मिला, शहरों का साक्ष्य बड़े पैमाने पे मिला है ना। आगे, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? अब ये देखिए, एसएससी 2001 में भी पूछा गया है, आरआरबी 2004 में भी पूछा गया है, बाद के एग्जाम में भी पूछा गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ईंट से बनाए जाते थे, बांस से बनाए जाते थे, पत्थर से बनाए जाते थे, लकड़ी से बनाए जाते थे। तो फेमस जो चीज है, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो शहरी सभ्यता प्राप्त हुई है, नगरीय सभ्यता प्राप्त हुई है, उसमें जो है कि ईंटों का प्रयोग बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। तो जो है कि हड़प्पा सभ्यता में ईंटों का प्रयोग एक प्रमुख विशेषता है। क्या है? प्रमुख विशेषता है। तो ईंटों के द्वारा घर का निर्माण होता था। तो यहां पे भी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम
यानी कि सबसे पहले इन्होंने कौन से जो है कि वस्तु का उत्पादन किया था? मुद्राओं का, कपास का, कांसे का, औजार का, जौ का? नहीं, ये कांसे का। यहाँ पे देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में तो सूती वस्त्र उद्योग बड़े लेवल पर हमें देखने को मिलता है। कपास की खेती यहाँ पे खूब बड़े पैमाने पर की जाती थी। ये बहुत अच्छे से जो है कि यहाँ पे कपास का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता था, है ना? बी ठीक है। नेक्स्ट 57, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? जॉन मार्शल है, कनिंघम है, दयाराम साहनी है? तो दयाराम साहनी है। दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी, दो लोग हैं। रखालदास बनर्जी, ये दो लोग हैं। ये देखने में कब आती है सभ्यता? तो 1921 में प्रकाश में आती है। अनाउंस किया जाता है कि भारत में क्या किया गया है, बहुत जो है कि बड़े पैमाने पर एक पुरानी सभ्यता की खोज की गई। अब दिक्कत ये थी ना कि यहाँ पे समस्या ये थी कि हमारा इतिहास शुरू होता था वैदिक कल्चर से। अब वैदिक कल्चर के बारे में फेमस बात क्या थी? फेमस बात ये थी कि आर्य लोग बाहर से आए हैं। तो अब यहाँ पे बहुत झोल झपाटा हो जाता था। झोल झपाटा क्यों हो जाता था? कि उस समय ब्रिटिश रूल था, ब्रिटिश लोग भी बाहर से आए हुए थे और यहाँ पे संघर्ष की स्थिति थी। भारतीयों के जो लोकल भारतीय थे, स्थानीय लोग थे, उनमें और ब्रिटिशर्स में बहुत ज्यादा जो है कि बहुत सामंजस्य नहीं था, संघर्ष होता चला जाता था। तो इस थ्योरी को बहुत बनाने में कामयाब रहे कि भैया देखो, तुम लोग तो किसी काम के नहीं हो, पहले भी हम ही आके तुमको बसाए थे, आर्य हम ही तो थे, हम कोई अनजाने थोड़ी हैं। हमारे पूर्वज ही आके आर्य के रूप में आए थे और तुमको बसाए थे। उससे पहले तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं है। नकार देते थे कि भारतीयों का कोई अस्तित्व ही नहीं है उससे पहले, वैदिक काल से पहले। तो इस कंडीशन में समस्या हो जाती थी कि भारतीय इतिहासकार को, भारतीय लोगों को कोई आधार ही नहीं मिलता था, किस आधार पे वो बात करे, है ना? बाद में जब खोजबीन हुई तो अब पूरी परत दर परत पूरी हिस्ट्री निकल के चली आई। स्टोन एज से लेके वैदिक कल्चर तक पूरी हिस्ट्री निकल के चली आई। तो पूरी हिस्ट्री निकल के चली आई। तो उनका जो एक प्रोपोगेंडा था कि हम ही पहले आए थे और तुम्हें बनाए थे, बसाए थे, वो जो है कि क्या हो गया, ध्वस्त हो गया, है ना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58, सिंधु सभ्यता का पत्तन बंदरगाह कौन सा है? बहुत फेमस है, लोथल है। लोथल यही सबसे ज्यादा फेमस है, और भी है लेकिन सबसे ज्यादा फेमस यही है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। देख भी लो, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ज्यादा कितने बार पूछा। एसएससी में पूछा गया, आरआरबी में पूछा गया, यूपीपीसीएस में पूछा गया, बीपीएससी में पूछा गया, बहुत बहुत पूछा जाता है, बहुत। 59, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग मापतौल से परिचित थे। यह खोज कहां पे हुई थी? ये सामान्यतः खोज हमें देखने को मिलता है लोथल से। लोथल पे जो है कि पैमानों का जो है कि हमें सिस्टम देखने को मिलता है ना? चलिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? अभी बताए थे 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? कौन सी उक्ति सही है भाई? उन्हें अश्व की जानकारी, अश्वमेघ की जानकारी। अश्वमेघ क्या है? अश्वमेघ एक यज्ञ है और इनको तो अश्व के बारे में ही जानकारी नहीं थी, घोड़े के बारे में ही जानकारी नहीं थी। तो घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी तो घोड़े के बारे में जानकारी नहीं होगी तो फिर वो अश्व के बारे में कहां से जानेंगे? अश्वमेघ के बारे में कहां से जानेंगे? अश्वमेघ तो आर्यों की देन है, यज्ञ है एक, है ना?
गाय उनके लिए पवित्र थी, ऐसा भी नहीं गाय जो है कि आर्यों के लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी, स्थिर थी, अस्थाई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पशुपति की मुहर मिली है, पशुपति की मुहर मिली है। और ये अंदाजा कैसे लगा, वहां पे एक योगी साधना के रूप में, जैसे भगवान शिव होते हैं साधना के रूप में बिल्कुल बैठे होते हैं और उनके आसपास जो है कि बहुत सारे जंतु और जीव दिखाए जाते हैं, वैसे ही आदि शिव की जो है कि एक मूर्ति मिली है, मुहर मिली है, जिस मुहर पे उसके आसपास बहुत सारे जानवरों को दिखाया गया है, उकेरा गया है। तो ये माना गया कि ये चूंकि पशुपतिनाथ है ना, पशुपतिनाथ मतलब भगवान शंकर। चलो आगे चलते हैं। 51 नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, क्या थी? उचित समानतावादी थी, समतावादी थी, दास श्रमिक आधारित थी, वर्ण आधारित थी, जाति आधारित थी। अब ये थोड़ा सा प्रश्न जो है ना एसएससी में, ये पता नहीं कहां से खतरनाक खतरनाक प्रश्न उठा लाते हैं, ये थोड़ा सा डीप प्रश्न है ना। देखिए वर्ण आधारित तो नहीं थी, वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था हमको वैदिक कल्चर में देखने को मिलता है। जाति आधारित भी नहीं थी, जाति आधारित और बाद में आती है, ठीक है। दास श्रमिक वर्ग भी वहां पे देखने को नहीं मिलता है। उचित समतावादी व्यवस्था थी, कैसी व्यवस्था थी? उचित समतावादी व्यवस्था थी। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अब देखिए ईंटों से तो घर बनाया जाता था, ईंटों से बनाया जाता था, तो ईंटें जो है कि सीधी भी मिली हैं, ईंटें अर्धचंद्राकार भी मिली हैं, ईंटें टेढ़ी भी मिले हैं, और खास करके ईंटें अलंकृत भी मिली हैं। अलंकृत मतलब उसमें फूल पत्ती बनी हुई है सजावट के तरह, तो इस तरह की ईंटें भी मिली है। तो यही बात यहां से पूछा जा रहा है आपसे कि कहां से मिली है? कालीबंगा से, चौजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से, वारणावली से, है ना। कालीबंगा से देखा जाए तो कालीबंगा को क्या बोलते हैं? काली कांच की चूड़ियां, काली कांच की चूड़ियां, काली कांच की चूड़ियां, और काली कांच की चूड़ियां बोला जाता है तो ये आपका यहां से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है, जुते हुए खेत का साक्ष्य। साथ ही साथ यहीं से आपका अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है, अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। मोहनजोदड़ो कहां स्थित है? मोहनजोदड़ो पंजाब में स्थित है, सिंध में स्थित है, गुजरात में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश नहीं है, गुजरात नहीं है। देखो पंजाब और सिंध में से एक ही जो है कि आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो सिंध वाला क्षेत्र, सिंध वाला क्षेत्र, ठीक है, मोसी। चलो आगे चलते हैं। सिंध सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है, मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, लोथल में और कालीबंगा में। तो ये पाया गया है कहां से? मोहनजोदड़ो से पाया गया है बृहद स्नानागार। एक जैसे आज स्विमिंग पूल होता है ना, स्विमिंग पूल, वैसे ही स्विमिंग पूल टाइप का जो है कि बड़ा सा एक जो है कि कुंड बना हुआ है, जलकुंड बना हुआ है, और साथ ही साथ वहां पे दो साइड से सीढ़ियां बनी हुई है उतर करके उसमें स्नान करने के लिए, कपड़े बदलने के लिए अलग से वहां पे जो है कि छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। साथ ही साथ उसके साइड में और भी बहुत सारे छोटे छोटे बाथरूम बने हुए हैं। और यहां तक कि जॉन मार्शल साहब ये इसे जो है कि जल पूजा का प्राचीनतम साक्ष्य मानते हैं। समय किस तरह की कोई सभ्यता थी, तो बहुत सारी सभ्यताएं थी, लेकिन इतनी उत्कृष्ट जो है कि कंस्ट्रक्शन, है ना, कलाकृति हमें देखने को कहीं पे नहीं मिलती है। ये सिर्फ हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता के समतुल्य
चित्रांकन मिलता है? आदि शिव का, आदि ब्रह्म का, आदि विष्णु का, आदि। तो अभी हमने बताया पशुपति शिव। पशुपति को शिव को क्या बोलते हैं? पशुपति शिव को ही बोलते हैं आदि शिव। क्या बोलते हैं? आदि शिव। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? एक करेक्ट होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? बहुत फेमस है, वह है आपका लोथल। ठीक है, एक प्रश्न और पूछा जाता है, एक प्रश्न और पूछा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल कहां पे खोजे गए हैं? तो स्वतंत्रता के बाद से सर्वाधिक, है ना, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में ढूंढे गए हैं। गुजरात में ढूंढे गए हैं, इस चीज को भी याद रखिएगा, कभी इस तरह से प्रश्न पूछता है तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मीनिंग क्या है, ये भी पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का मतलब क्या होता है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। क्या होता है? मृतकों का टीला। अब यहाँ पे हुआ क्या है ना, यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे कंकाल मिले हैं, कंकाल, बहुत बड़े लेवल पे कंकाल मिले हैं। और वो कंकाल मिले हैं तो ऐसा नहीं है कि पूरा साबुत मिले हैं, यानी कि पूरा कंप्लीट है, नहीं। किसी का सर टूटा हुआ है, किसी का हाथ गायब है, किसी का पैर गायब है, किसी की कमर गायब है, किसी का धड़ है सर नहीं है, किसी का सर है धड़ नहीं है। इस तरीके से बिल्कुल कटा फटा जो है कि अपूर्ण जो है कि आपके कंकाल मिले हैं, इसीलिए इसे बोला जाता है मृतकों का टीला, या इसको एक और नाम देते हैं प्रेतों का टीला। प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला, प्रेतों का टीला नाम देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? है ना, हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो था, सिंध था। अब ये जो प्रश्न पूछा गया है ना, ये जो है कि अखंड भारत के दृष्टि से पूछा गया है। किस दृष्टि से पूछा गया है? अखंड भारत की दृष्टि से। और अखंड भारत के निर्माता कौन है? चाणक्य, विष्णुगुप्त, है ना, यही अवधारणा लेके आए थे अखंड भारत का। और अखंड भारत में देखें तो पूरा पाकिस्तान शामिल है, पूरा अफगानिस्तान का पार्ट शामिल है, बांग्लादेश शामिल है ना, नेपाल का हिस्सा जो है कि शामिल है, पूरा भूटान शामिल है, म्यांमार बर्मा वाला क्षेत्र जो है कि पूरा भारत में शामिल है। तो इस तरीके से देखते हैं, पूरे बड़े भूभाग को अखंड भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो अब उस समय की बात करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भारत में खोजा जाने वाला सबसे पहला जो है कि आपका कौन सा है? हड़प्पा है। ठीक है, बाकी और इसमें कुछ नहीं है। हड़प्पा ने एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है। देखिए, एक जो है देखिए, जो आपका हड़प्पा सभ्यता है, नगर नियोजन है, ड्रेनेज सिस्टम, ये इसकी विशेषता है। ईंट का निर्माण, ईंट से जो है कि क्या करना, घरों का निर्माण करना, व्यवसाय, व्यापार, इसका फीचर है, मेन फीचर है, मेन। उस मेन फीचर में जल प्रबंधन प्रणाली एक बहुत अमूल्य विशेषता है। हालांकि जल प्रबंधन प्रणाली हर एक जगह उत्कृष्ट नहीं है। एक शहर ऐसा है धौलावीरा, कहां गया, एक शहर ऐसा है धौलावीरा, है ना। तो धौलावीरा में देखते हैं तो यहां पे सबसे उत्कृष्ट, सबसे उत्तम जल प्रबंधन प्रणाली हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में है। चलो, कालीबंगा के बारे में सुन लिए हम लोग।
हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों का सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ है? लाल रंग का। इसका है लाल रंग का। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्राग ऐतिहासिक काल में, उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल में, आदि ऐतिहासिक काल में। ठीक है, ये पड़ता है आपका आदि ऐतिहासिक काल में। कहां पे पड़ता है? आदि ऐतिहासिक काल में। नेक्स्ट, अरे नेक्स्ट जाना है भाई, पीछे क्यों आ रहे हो? रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है रंगपुर। पंजाब में है, उत्तर प्रदेश में है, सौराष्ट्र में है। सौराष्ट्र में है, सौराष्ट्र का मतलब क्या होता है? गुजरात वाला क्षेत्र, गुजरात वाले क्षेत्र में है ना। ठीक है, आगे। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? विशिष्ट केंद्र था तो लोथल था। लोथल 3 चीजों के लिए फेमस है। एक तो यहाँ पे बंदरगाह है, बंदरगाह है ना। यहीं से आपके माप तौल के पैमाने मिले हैं के पैमाने मिले हैं, है ना, यूनिट्स मिली है। और तीसरा आपके लिए मनका उद्योग के लिए फेमस है। मनका उद्योग, मनका उद्योग के लिए फेमस है। इन 3 चीजों के लिए ये फेमस है। ठीक है, मनका उद्योग के लिए फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? अब पूर्वी सीमांत का निर्धारण करने वाला आलमगीरपुर है ना, आलमगीरपुर है। हालांकि जब मैंने इसको पढ़ाया है तो क्रैश कोर्स टाइप का पढ़ाया है, बट बहुत ज्यादा उसमें डिटेल में मैंने नहीं पढ़ाया है। अगर डिटेल में इसको आपको देखना है एक एक चीज, हर एक चीज, तो उसके लिए आपको फाउंडेशन ज्वाइन करना पड़ेगा। और फाउंडेशन में ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। एक एक चीज वहां पे डिटेल में बताऊंगा, है ना। यहाँ पे आपको एक ही बंदरगाह बता रहे हैं, वहां पे हम आपको 3-4 बंदरगाह बता देंगे फाउंडेशन में। ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? जौ का, गेहूं का, चावल का और तंबाकू का। तंबाकू का ज्ञान नहीं था। चावल के लिए, अच्छा, एक ये भी चीज पूछा जाता है कि वैदिक काल में चावल को किस नाम से जानते थे? तो ब्रीही नाम से जानते थे। ब्रीही, ब्रीही नाम से जानते थे। ब्रीही, ब्रीही नाम से जानते थे चावल को, है ना। तंबाकू का यहाँ पे कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? यजमान, श्रमण, अथर्वण, श्रेष्ठिन। श्रेष्ठिन, श्रमण, श्रवण नाम से जाना जाता था। जो वेद विरोधी थे, ब्राह्मण विरोधी थे। अब यहाँ पे क्या था ना, अब यहाँ पे चूंकि कर्मकांडीय जटिलता आ गई थी, कर्मकांडीय जटिलता आ गई थी, तो इसको फिर धारण करना मुश्किल हो गया था। तो इसको विरोध में बहुत सारे लोग जो है कि आ गए थे। तो उन सबके लिए सामूहिक रूप से श्रवण शब्द का उपयोग किया जाता था। इस तरह का अगर कोई व्यक्ति दिख जाता था तो श्रवण बोला जाता था, श्रवण। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शतपथ ब्राह्मण, अथर्ववेद, शुल्ब सूत्र, छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद, तो ये है आपका शुल्ब सूत्र। शुल्ब सूत्र में मैथमेटिक्स के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पे दी गई है।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में? ठीक है, ऋग्वेद में दी गई है। ये शायद पीछे भी मैंने करा रखा है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? सही क्रम, तो सही क्रम देखेंगे तो भैया इसमें देखेंगे सबसे पहले वेद जो है कि लिखे गए हैं। सबसे पहले वेद लिखे गए हैं। उसके बाद देखा गया है कि सबसे पहले वेद तो लिखा गया, वेद बिल्कुल 3 में है ना। उपनिषद सबसे पहले नहीं लिखा गया, तो उपनिषद खत्म हो जाएगा, 3 ऑप्शन खत्म हो जाएगा। उपनिषद सबसे लास्ट में लिखा गया है। उपनिषद सबसे लास्ट में लिखा गया है, ये सही दिख रहा है। लेकिन अब यहाँ पे मामला फंस जा रहा है अरण्यक और ब्राह्मण में। तो अरण्यक बाद में लिखा गया है, ब्राह्मण पहले लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। वेद पहले लिखा गया, उसके बाद ब्राह्मण उसके लिखे गए हैं, उसके बाद अरण्यक लिखा गया है, उसके बाद उपनिषद लिखा गया है। उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं। वेदांत मतलब वेदों का अंत। इसके बाद वेदों के बारे में कोई व्याख्या टीका टिप्पणी नहीं हुई है, इसीलिए इसे वेदांत बोलते हैं। वेदांत, वेदांत बोलते हैं इसको। उपनिषद को वेदांत के नाम से भी जानते हैं। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। याद रखिएगा, एक मुंडक उपनिषद होता है, दूसरा मांडुक्य उपनिषद होता है। तो मांडुक्य नहीं है, मुंडक उपनिषद है। मुंडक उपनिषद। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। अभी मैंने बताया पशुपालन था, कृषि नहीं था। कृषि बाद में होता है, कृषि बाद में होता है, पशुपालन। ये मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। और पशुपालन इस संपत्ति का मुख्य स्रोत था, है ना। संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या था? पशु ही थी, पशु, गौ। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे बोला जाता है? सामवेद को बोला जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत, संगीत का जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। भारतीय संगीत का जनक। सारेगामा पादा सा, है ना। जो 7 स्वर है, 7 स्वर यहीं पे पाए जाते हैं संगीत के। नेक्स्ट, प्रथम विधि निर्माता कौन है? मनु। मनु, मनु की क्या है? मनुस्मृति। मनुस्मृति, मनुस्मृति। मनुस्मृति क्या है? तो विधिक ग्रंथ है। विधिक ग्रंथ, विधिक ग्रंथ मतलब नियम कानून वहां पे बताए गए हैं। कौन से काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, किस वर्ग का काम क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये विधिवत जो है कि डिटेल में व्यवस्था वहां पे दी गई है। ठीक है, ये बात अलग है कि अब इसकी कुछ मतलब खामियां गिनाई जाती है, कमियां गिनाई जाती है। उसमें कुछ कमियां सही भी गिनाई जाती है, कुछ कमियां गलत भी गिनाई जाती है। बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ जो है कि आलोचना करने के लिए बातों को उलट फेर करके, उल्टा सीधा करके, गलत मतलब या गलत लिख पढ़ के बताते हैं, वो अलग चीज है। बहुत सारे लोग, देखिए हर एक चीज में कमी होती है, कमी हर एक चीज में होती है। इतना हमारा संविधान बना 3 साल में लगभग, है ना। 2 साल और 11 महीना 18 दिन में, 3 साल में लगभग लगभग हमारा संविधान बना। इतनी बड़ी संविधान सभा थी, उसके बाद भी कमियां हैं संविधान में। उसको हम धीरे धीरे सुधार करते जा रहे हैं, उसमें धीरे धीरे जो है कि ऐड करते जा रहे हैं। तो ये जाहिर सी बात है, कोई भी विधिक ग्रंथ या कोई भी व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता है, उसमें कमियां होते। कमियां मनुस्मृति में भी थी, है, अभी भी है ना। बट सवाल ये नहीं कि कमियां है कि नहीं है। इसने आज से लगभग 4000 साल पहले, 3500 से 4000 साल पहले एक आपको व्यवस्था दी, सिस्टम दिया, एक
सिस्टम, और वो सिस्टम डेमोक्रेटिक नेचर का था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये एक सिस्टम दिया। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? तो वो है आपका श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट 86, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? गोधन था, गाय। गाय जो है कि अभी मैंने बताया ना कि ऋग्वेद में पशुपालक समाज था, यायावरी था, खाद्याबदोष था, और मुख्य जो है कि संपत्ति का आधार क्या था? गोधन था, गोधन, है ना। जिसके पास संपत्ति का आधार का मतलब ये हो गया, आज के टाइम में देखेंगे जिसके पास जितना जो है कि जमीन है, जितना गाड़ी है, जितना बंगला है ना, जितनी फैक्ट्री है, खेत खलिहान है, जितना बगान है, उतना ही वो अमीर है। तो वैसे ही उस जमाने में जो अमीरी तय करने का हिसाब किताब हुआ करता था वो गाय हुआ करती थी। किसके पास कितनी गाय है वो उतने ही ज्यादा क्या होगा? अमीर होगा, उतनी ही ज्यादा प्रतिष्ठित होगा। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? 7वें में, 8वें में, 9वें में और 10वें में? 10वें में मिलता है। 10वें में ही आपके दासराग युद्ध का भी यहां पे उल्लेख मिलता है। दासराग युद्ध। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इसके मैंने प्रॉपर लिस्टिंग करा। पशुपति की उपासना, पशुपति का तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही नहीं था। देवी माता की उपासना की जाए, त्रिमूर्ति का भी कोई यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था, है ना। तो देवी माता और प्रकृति में से देखते हैं तो ये बेसिक प्रकृति से बहुत घनिष्ठता से जुड़ाव रखते थे और प्रकृति की पूजा यहाँ पे की जाती थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का यूज किया जाता है? पुरंदर का मतलब क्या? पुर का मतलब क्या होता है? पुर का मतलब होता है किला, किला। रंदर का मतलब होता है रौंदने वाला, रौंदने वाला या तोड़ने वाला, यानी कि किलों को तोड़ने वाला, है ना। तो किलों के तोड़ने वाला यहां पे देखेंगे तो ये हमें देखने को मिलता है इंद्र के लिए। किसके लिए? इंद्र के लिए। शूल सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? ज्यामिति से, ज्योतिष से, गणित से, खगोल शास्त्र से? किससे संबंधित पुस्तक है? तो ये है आपकी ज्यामिति से संबंधित है, या ज्यामिति के संबंध में, ठीक है, गणित, ठीक है, ओके। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम बसे थे। सप्त सैंधव प्रदेश कहां पे है? कहीं पे है सप्त सैंधव प्रदेश? सप्त सैंधव प्रदेश नहीं है तो पंजाब वाला क्षेत्र, पंजाब वाला, इसी को कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश, यानी कि 7 नदियों का देश, 7 नदियों का देश, सप्त सैंधव प्रदेश, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्ण रूप से सोम देवता को समर्पित है? ये बहुत फेमस प्रश्न है। 9वां मंडल। 9वां मंडल क्या है? सोम देवता को समर्पित है। सोम, सोम क्या है? तो सोम एक जो है कि लता है, लता है, और इसी से बनाया जाता था सोम रस। सोम रस बनाया जाता था, जो एक तरीके से नशीला पदार्थ, या जो है कि आज के टाइम में बियर वगैरह, शराब वगैरह, जो आप कहना चाहते हैं कह लीजिए, इस टाइप का एक मादक जो है कि पदार्थ हुआ करता था। प्रसिद्ध दास राग
दास दास सॉरी प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध, दासराग युद्ध, है ना, किस नदी के तट पे जो है कि लड़ा गया था? पौरुष्णी नदी के तट पे। किस नदी पे? पौरुष्णी नदी के तट पे लड़ा गया था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व का दर क्या था? 1/6, 1/6, 1/6 था। नेक्स्ट, 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है, सूत्र युग से जुड़ा हुआ है, रामायण युग से जुड़ा हुआ है, महाभारत युग से जुड़ा हुआ है। चलो भाई, ये ब्राह्मण युग से जुड़ा हुआ है। ये टाइम पीरियड देखेंगे ना, तो ये टाइम पीरियड जैसे ऋग्वेद आपका वैदिक काल है, वैदिक काल है। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल, दूसरा है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, इसका टाइम पीरियड देखते हैं तो 1500 से 1000, है ना, बीसी। और इसका देखते हैं तो 1000 टू 500 या 600 बीसी। ये कहां पे आ रहा है? यहां पे आ रहा है 800 से 600 बीसी का ईसा पूर्व का जो है टाइम पीरियड आ रहा है, ईसा पूर्व। और ये वो टाइम पीरियड है जहां पे ब्राह्मण व्यवस्था अपने चरमोत्कर्ष पे थी, है ना। तो ब्राह्मण युगीन जो है कि ब्राह्मण युग का या ब्राह्मण युगीन व्यवस्था का ये चरमोत्कर्ष का काल है। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हो जाती है? ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में समानता थी, ऐसा कुछ नहीं था बहुत ज्यादा, है ना। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर गुप्त काल में, और धर्मशास्त्र के काल में। उत्तर वैदिक काल में अछूत वगैरह की अवधारणा स्पष्ट होकर हमें देखने को मिलती है। देखो एक बार से ऋग्वैदिक काल में तो नहीं था। हाँ। उत्तर वैदिक काल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे धर्मशास्त्र के काल में, धर्मशास्त्र के काल में मुख्य रूप से देखते हैं तो धर्मशास्त्र का काल यहाँ पे, है ना। चलिए, एशिया माइनर, ये ऑप्शन नंबर ए है, ये पीछे में भी आ गया है, रिपीट हो गया बहुत ये प्रश्न। गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र क्या है? सावित्री देवी को, सावित्री देवी को संबंधित है। किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में, तीसरे मंडल में ये मिलता है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में निष्क क्या था? निष्क जो है कि था स्वर्ण आभूषण, गाय ताबे, ये स्वर्ण आभूषण था, आभूषण। योग दर्शन के पतंजलि प्रतिपादक हैं। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? है ना, तब मृदभाण, आभूषण, बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, ये सारी बातें की जाती है। तो लुहारगिरी नहीं लेके आई गई थी, वो पार्ट बनाते थे, आभूषण पता था, ये काश्तकारी करते थे। लुहारगिरी लेके नहीं आई गई थी, यहां पे डेवलप की गई थी, यहां पे विकसित हुई थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण, मैजिक वगैरह, ब्लैक मैजिक वगैरह, स्पेल्स वगैरह का वर्णन है? तो ये एक ही है आपका, सम्मोहन विद्या वगैरह सब है आपका अथर्ववेद में, अथर्ववेद।
आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लाक्षणिक विशेषता नहीं है? नहीं है, ये देखिए सीडीएस में पूछा गया है 2011 में। वे अश्वों, रथों और कांस्य के उपयोग से परिचित थे। हाँ बिल्कुल ये थे, ये बिल्कुल सही है। वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। वे गौ से परिचित थे, हाँ बिल्कुल सही थे, ये सही है ना, ये भी सही है। वे ताम्र और आधुनिक हल फलक के उपयोग से परिचित थे। ए, बी और डी गड़बड़ा आ रहा है मामला, है ना। देखो वो फलक तो यूज करते थे, हल फलक यूज करते थे, आधुनिक हल फलक, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है। ये ऑप्शन जो है ना थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है, बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्षधर किसने लिया था? तो तिलक साहब ने लिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अब यही तो बात है कि आर्य लोग बाहर से आए थे, है ना, आर्य लोग बाहर से आए थे, ये बात कह दी गई स्पष्ट रूप से। और ये बात जब कह दी गई कि आर्य लोग बाहर से आए थे, तो बहुत सारे लोग इसमें क्या हुए, बहुत सारे लोग इसमें निकल के आ गए, और वो जो है कि अपनी अपने हिसाब से पुस्तक लिखने लगे, बुक्स वगैरह लिखने लगे, और उसमें तर्क और तथ्य अपने हिसाब से डालने लगे, और डाल करके उन्होंने अपने हिसाब से आर्यों के उद्गम स्थल की घोषणा कर दी। कुछ लोगों ने आर्कटिक क्षेत्र कहा, कुछ लोगों ने यूरोप कहा, कुछ लोगों ने अमेरिका कहा, कुछ लोगों ने जर्मनी कहा, कुछ लोगों ने जो है कि आपका ईरान अफगानिस्तान कहा, है ना। तो ये अलग अलग जो है कि क्षेत्रों से जो है कि ये कहा गया है। चलो, वैसे आर्य लोग कहां से आए हैं? तो मध्य एशिया से। याद रखिए, ये भी पूछा जाता है कि आर्य लोग कहां से आए थे, तो आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, और चारागाह के तलाश में आए थे। किस तलाश में आए थे? चारागाह के तलाश में मध्य एशिया से आए थे। बाद में ये जो है कि प्रूफ किया गया डीएनए टेस्टिंग के थ्रू। अब कहा गया कि भैया देखो सारे लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं अपने हिसाब से, तो इसका तब तक जो है कि टेक्नोलॉजी आ गई थी कि डीएनए मैचिंग करके हम जो है कि चीजों को हम एक अलग डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो जितने सारे लोग जो है कि ये मैक्स मूलर साहब आते हैं, है ना, और ये सारे लोग जितने लोग अपना दावा करते हैं, सबका जो है कि कहते हैं कि अच्छा चलो सबका हम मान लेते हैं, और सबके यहाँ जा जाके घूम घूम के डीएनए सैंपल कलेक्ट करते हैं, और डीएनए सैंपल कलेक्ट करके जो भी अवशेष ह्यूमन जो है कि मानव जीवाश्म मिले हैं सिंधुकालीन सिंधु घाटी सभ्यता से, वहां के डीएनए से मैच कराते हैं, और मैच कराते कहते हैं कि जिसका डीएनए टेस्टिंग 70% से ज्यादा मैच कर जाएगा, या 70% से ज्यादा मैच कर जाएगा, वहीं के होंगे आधे। तो मध्य एशियाई क्षेत्रों के लोगों से जो है कि 70% से ज्यादा जो है कि डीएनए मैचिंग हो गई। तो ये वहां पे प्रूफ हो गया कि जो आर्य लोग हैं वो कहां से आए हैं? मध्य एशिया से आए हैं, मैक्स मूलर के अकॉर्डिंग। तो ये भी चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है कि यहाँ पे कंप्लीट हो गए, है ना, इससे आगे नहीं जाते हैं, इसको रोक देते हैं यहीं पे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखा जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।